अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। एक और अहम केस का जो फैसला है वो जल्द आने को है और मेरे इशारा है जनाब 190 मिलियन पाउंड्स केस की तरफ, जिसके ऊपर अहम पेशरफ्त हुई है और नैब के वकील जनाब अमजद परवेज ने अपने हतमी दलाइल को मुकम्मल कर लिया है। और आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त अडयाला जेल में इमरान अहमद खान न्याजी और बुशरा बीबी के वकील हतमी दलाइल दे रहे होंगे, क्योंकि एहतसाब अदालत के जज साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को पाबंद किया है कि उन्होंने आज ही अपने हतमी दलाइल को देना है। लिहाजा इस बात के काफी इम्कानात पाए जाते हैं कि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने आज अपने इख्तितामी दलाइल को मुकम्मल कर लिया तो मुमकिन तौर पर या तो आज ही इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा या कम से कम इस केस के फैसले को महफूज कर लिया जाएगा। अलबत्ता ये बात बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि नैब के वकील अमजद परवेज भट्ट साहब की तरफ से जो नकात इख्तितामी दलाइल में उठाए गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने 190 मिलियन पाउंड्स केस को समराइज करके अदालत के रूबरू पेश किया है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। और खासतौर पर उनकी तरफ से उठाए गए चंद नकात तो ऐसे हैं जिनका जवाब देते हुए बुशरा बीबी और इमरान खान के वकीलों को दांतों पर पसीना आ जाएगा, क्योंकि जो हकायक हैं उनको किसी भी तौर पर आप डॉक्यूमेंटेड एविडेंस से डिनाई नहीं कर सकते। और अमजद परवेज साहब ने जिस तरीके से ये जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को अपने दलाइल से कंसोलिडेट किया है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और आप ये जानना चाहेंगे कि ये जो पेशरफ्त है इसका हतमी नतीजा क्या निकल सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि ये जो वकील थे नैब के अमजद परवेज साहब, उनकी तरफ से ऐसे कौन से नकात उठाए गए हैं जो इस केस के अंदर बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं और ये जो दलाइल हैं, जो नकात हैं जो अमजद परवेज भट्ट साहब की तरफ से उठाए गए वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर है और वो भी बड़ी धांसू खबर है और उस खबर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात तो आपको मालूम है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ईमानदारों और आइनदारों के दरमियान 36 का आंकड़ा है। दोनों फरीक एक दूसरे के आमने सामने हैं और आइनदार जो है वो ईमानदारों पर गलबा पाने की जद्दोजहद में है, जबकि ईमानदार एक मरतबा फिर आइनदारों को अपने ताबे लाने की कोशिश में है। और इस सूरत हाल में ये जो लड़ाई है अब इस वक्त ओपन हो चुकी है। खासतौर पर जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले को लेकर यह लड़ाई तो और भी ज्यादा संगीन हो चुकी है, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर बहुत सारे किरदार सामने आ चुके हैं। और खासतौर पर जो प्रीवियस इजलास था जुडिशियल कमीशन और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का, उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर मोस्ट जज भी हैं, जिनको हम अल मारूफ शाह जी कहते हैं, वो जिस तरीके से नकात को उठाकर सामने आए थे और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट के जो तरीकाकार है उसको तब्दील होना चाहिए और हुकूमत या पार्लियामेंट्री मेंबरान की इस जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर किसी तरह का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया था कि अगर पॉलिटिकल लोगों के गलबे के नतीजे में जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो फिर ये सारे का सारा अमल पॉलिटिसाइज हो जाएगा, जिससे अदलिया की आजादी को जख्म पहुंचेगी। और उन्होंने उसके बाद खत भी लिखा था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को। अब चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हटाकर ये जो रूल्स की तश्कील की जो कमेटी बनाई थी उसको हेड कर दिया था जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब को। और फिर जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी मंसूर अली शाह साहब को खत तहरीर किया था। अब इंपॉर्टेंट पेशरफ्त यही है कि ये जो रूल्स के हवाले से मुख्तलिफ जो जज साहिबान थे उनकी तरफ से जो सिफारिशात पेश की गई थी उसकी रोशनी में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने अपनी तजावीज़ को यानी जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार में तब्दीलियों के हवाले से उसको फाइनलाइज कर लिया है। और जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो नई तजावीज़ हैं वो पब्लिक ओपिनियन और वकला नुमाइंदों की तरफ से आरा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए गए हैं। और इन तजावीज के साथ साथ इस बात को भी मद्देनजर रखने की हदायत की गई है कि जनाब ये जो तजावीज हैं अवाम की तरफ से और वकला बरादरी की तरफ से ये जनाब कम अज कम जो है ये 20 दिसंबर तक पहुंच जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ये जो कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं जमाल खान मंदोखेल साहब। अब इस कमेटी की जो रूल्स मुजवजा रूल्स सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपडेट किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल। उनमें से चंद नकात मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मुजवजा कवायद के मुताबिक जजों की तकर्री के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जजेस के हल्फ में दर्ज किए गए मेयार के मुताबिक किया जाएगा बिला खौफ व रियायत।
मोहब्बत या बुग्स के तमाम तबकात के साथ इंसाफ करने की सलाहियत जरूरी है। मुजवजा कवायद में कहा गया है, किसी नामजद शख्स के मेरिट का जायजा लेते वक्त पेशा वाराना काबिलियत और तजर्बा मद्देनजर रखा जाएगा। कानूनी सलाहियत, कारकर्दगी, इबलाग की सलाहियत, दयानतदारी और खुद मुख्तारी को भी मद्देनजर रखा जाएगा। मुजवजा कवायद के मुताबिक अपनी नामजदगी पर असरअंदाज होने के लिए राब्ता करने वाला जज तकर्री के लिए नाअहल करार पाएगा। मुजवजा कवायद में यह बात भी कही गई है कि किसी मुतवक्का या मौजूदा खाली असामी के लिए जुडिशियल कमीशन का कोई भी रुकन नामजदगियां पेश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जज की तकर्री के लिए नामजदगी मुतलका हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजों में से की जाएगी। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी जज की असामी खाली होती है और उस असामी का ताल्लुक पंजाब से है, मिसाल दे रहा हूं आपको, तो पंजाब के से जो टॉप मोस्ट 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनके पैनल में से एक जज को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। और इसी तरीके से अगर किसी हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की पोस्ट खाली होती है, तो इस सूरत हाल में 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट का लगाया जाएगा। अब ये जो तजावीज हैं, ये ऑलमोस्ट बड़ी जो है ना वो रूटीन की है कि जनाब उसके मामला फहमी को देखा जाएगा, कानून पर जो गिरफ्त है उसको देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार की जो पेशा वराना काबिलियत है, यानी इसकी प्रैक्टिस का जो मैवर है वो क्या है, वो टैक्स लॉयर है, वो बैंकिंग लॉयर है, वो फौजदारी का है, वो दीवानी मुकदमात का है, और फिर उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस की पेंडेंसी है उसके मुताबिक उसका तकाबली जायजा लेकर अपॉइंटमेंट को कंसिडर किया जाएगा। अलबत्ता ये जो तजावीज अभी सामने आई हैं उसमें से एक तजवीज बहुत ही ज्यादा मेरी नजर के अंदर उसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इस तजवीज ने इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस की जाती है। नई कमेटी ने यह तजवीज दी है कि जिस भी जज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर अपॉइंट किया जाएगा तो उसके फिजिकल टेस्ट यानी उसकी जिस्मानी सेहत को जांचने के साथ साथ उसकी मेंटल सेहत को भी जांचा जाएगा कि जनाब इसकी ज़हनी कैफियत कैसी हैं, पागल नहीं, या इसके अंदर कोई एकदम गुस्सा करने की, जज्बात में आने की, भड़क जाने की, या जो एकदम दबाव को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी या दबाव के आगे झुक जाने की कैपेसिटी कितनी है। वो तमाम चीजें प्रेशर को टॉलरेट करने की और ज़हनी दबाव को बर्दाश्त करने की और ज़हनी सेहत के हवाले से ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि जजेस के अंदर जो टेम्परामेंट है उसके साथ साथ उनकी ज़हनी सेहत का तयन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जज बाज़ दफा इस तरह की हरकतें करते पाए जाते हैं जिससे इस बात का शुबा होता है कि जनाब इनकी ज़हनी सेहत शायद उस म्यार की नहीं है जिस म्यार की जज को होनी चाहिए। लिहाजा जमाल खान मुंदोखेल साहब ने ये जो शिक आयद की है, मेरा ख्याल है कि इसके दायरा कार को बढ़ाकर एग्जिस्टिंग जज साहबान जो कि इस वक्त हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए, और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि तमाम जज साहिबान साल में एक मरतबा अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को एक मेडिकल बोर्ड से असेस कराएं, सरकारी डॉक्टरों से। ये ना हो कि वो कहें जनाब मैंने अमेरिका के डॉक्टरों से जाकर अपना ज़हनी और जिस्मानी मुआयना कराना है, पिग्स अस्पताल के या म्यू अस्पताल के डॉक्टरों से उनका मुआयना कराया जाए ताकि पता चल सके कि जनाब इनकी इस वक्त हकीकी सूरत हाल क्या है। लिहाजा ये जो तजावीज़ सामने आ रही हैं ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। अलबत्ता वो जज साहबान जो खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस सुन रहे हैं और तहरीक इंसाफ के केसेस सुनते हुए उनको सोशल मीडिया ट्रायल का भी सामना है, उनके लिए तो बतौर खास इस बात की गुंजाइश होनी चाहिए कि जनाब वो अपनी ज़हनी जो सेहत है उसके हवाले से जांच करवाएं, क्योंकि जिस तरीके से माजी में हमने देखा हुमायूं दिलावर के साथ किस तरीके से सलूक किया गया, जनाब शाहरुख अर्जुमन साहब के साथ किस तरीके से मामलात किए गए, और इस तरीके से वो तमाम जज साहिबान जो किसी न किसी तरीके से बानी पीटीआई या पीटीआई से रिलेटेड किसी भी लीडर्स के जो मुकदमात सुनते रहे हैं उनके साथ कम से कम इस तरह का जो सलूक है वो होता रहा है जिससे उनको ज़हनी तौर पर कमजोर करने की कोशिश की गई है। रिसेंटली जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि अब 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है वो अब अपने हतमी नतीजे तक पहुंच चुका है, और इस केस के अंदर जो जज साहब हैं अब्बास साहब, मेरा ख्याल है उनका नाम खालिद अब्बास साहब,
वो जिस तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं, उनका भी हिम्मत है कि उन्होंने इतने जब्त और तहम्मुल के साथ इतना लंबे अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात के मुताबिक केस को चलाया। और अब फैसले से पहले उनको अब जो है ना, एक मरतबा फिर अब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा आज रात से या कल सुबह से। जैसे ही वो केस का फैसला महफूज करेंगे तो जनाब नई नई चीजें सामने आएंगी। अलबत्ता अमजद परवेज साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इंपॉर्टेंट दलाइल दिए हैं। उनका यह कहना था कि इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौर में फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम पर जमीनें ट्रांसफर हुई। 190 मिलियन पाउंड्स मामले पर पर्दा डालने के लिए बाद में वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। उसकी तफसील उन्होंने इस तरीके से बयान की है। उनका यह कहना है कि 6 नवंबर 2019 को एनसीए और एसेट रिकवरी यूनिट जिसको हेड कर रहे थे शहजाद अकबर साहब, उनके दरमियान मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मुआहदे पर पहले दस्तखत किए गए, जबकि इस मुआहदे की मंजूरी 3 दिसंबर 2019 को, यानी एक महीने के बाद यह मंजूरी ली गई फेडरल कैबिनेट से, जो कि रूल्स के सरीहन मनाफी है। रूल्स ये हैं कि पहले काबीना से मंजूरी ली जाएगी और फिर मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। इस सूरत हाल में मुआहदे पर पहले दस्तखत किए गए और काबीना से बाद में मंजूरी ली गई, जो कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और काबीना को एतमाद में लेने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली डायरेक्शंस और मुतअद्दिद फैसलों के सरीहन खिलाफ है। नैब के वकील का यह कहना था कि रकम की पहली किस्त भी काबीना से मंजूरी लिए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ चुकी थी। यानी काबीना से मंजूरी ली गई 3 दिसंबर को, मुआहदे पर दस्तखत किए गए 6 नवंबर को, और बरतानिया से रकूम की पहली किस्त 29 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ चुकी थी। यानी वो ट्रांजैक्शन जिसके लिए फेडरल कैबिनेट से मंजूरी ली जा रही थी, वो मंजूरी से पहले ही वो ट्रांजैक्शन वकूअ पजीर हो चुकी थी, जो कि कवायद की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उनका यह कहना था कि एसेट रिकवरी यूनिट और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान बातचीत 2018 से जारी थी। काबीना की मंजूरी से पहले मुआहदा एनसीए को भिजवाया भी जा चुका था। मामलात पर पर्दा डालने के लिए बाद में काबीना से मंजूरी ली गई। पैसे वफाकी काबीना के अकाउंट की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मंगवाए गए। उनका यह भी कहना था कि कोई कानून नहीं कहता कि एनसीए और एसेट रिकवरी यूनिट के दरमियान साइन मुआहदे को पब्लिक नहीं किया जाता। नैब के वकील का यह कहना था कि नैब कानून के मुताबिक अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर ग्रांट या डोनेशन भी लेगा तो वो भी हुकूमत की मलकियत तस्वुर होगी। बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम हमायत दी ये जो है बैरिया टाउन को, और उसके एवज बैरिया टाउन की तरफ से उनको डोनेशन दी गई। डोनेशन कॉमों में है, और चूंकि मामला पब्लिक ऑफिस होल्डर से रिलेटेड है, लिहाजा वो मामला जिसके जरिए जिस फरीक का मामला उसके पास पेंडिंग हो, उससे किसी तरह की फेवर लेना भी करप्शन के ही जिम्रे में आता है। और 190 मिलियन पाउंड्स की एडजस्टमेंट होने के बाद उसी फरीक से जिसके लिए ये सारी ये जो है गोरख धंधा बनाया गया, यानी मलिक रियाज के लिए, उससे डोनेशन लेना, ये इस बात का सबूत है कि ये ब्राइबरी ही थी। अमजद परवेज का ये कहना था कि फराह गोगी के नाम पर, यानी एक तो जमीन ली गई अलकादर ट्रस्ट के नाम पर 468 कनाल अराजी सुहावा में, जबकि फराह गोगी के नाम पर भी 240 कनाल अराजी ट्रांसफर की गई। जुल्फी बुखारी के नाम पर भी जब जमीन ट्रांसफर हुई, यानी अलकादर ट्रस्ट की, उस वक्त इस ट्रस्ट का वजूद ही नहीं था। यानी ट्रस्ट बनने से पहले जमीन जुल्फी बुखारी को दी गई, और फिर उस जमीन की जो हसूल है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए या उसको एक लीगल कवर देने के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए एप्लीकेशन दी गई। और जिस वक्त ये एप्लीकेशन दी गई उस वक्त ये जमीन पहले ही ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर कराई जा चुकी थी। ठीक है जी। फिर वो ये कहते हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 की खिलाफ वर्जी की गई है, और काबीना में कोई भी मामला जेर बहस लाने से 7 रोज कबल उसे सर्कुलेट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नैब के वकील ने सवाल उठाया कि क्या जल्दी थी इस मामले को कि 7 दिन पहले काबीना के जो मेंबरान हैं उनको सर्कुलेट भी नहीं किया गया, और क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर अलकादर ट्रस्ट केस के लिए उसी शख्स से जमीन को
हासिल किया गया, ये डोनेशन कराई गई जमीन की, और फिर उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए, फिर असातिज़ा को तनख्वाहें देने के लिए उसी फरीक से डोनेशन ली गई जिसके लिए 190 मिलियन पाउंड्स केस की डील एनसीए के साथ साइन की गई। और ये बड़े ही पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। अब इन सवालात के जवाब आज देंगे जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान के वकील, और जज साहब ने जनाब उस पर लगा दी है पाबंदी कि आपने आज ही इस मामले को निपटाना है। और इसका मतलब यह है कि इस केस का यानी 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला मुमकिन तौर पर या तो आज ही सुना दिया जाएगा, या आज अगर दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये केस का जो फैसला है इसको महफूज कर लिया जाएगा, और फिर 1-2 दिन के बाद इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। अलबत्ता ये काम भी अब नेड़े लग गया है, और इमरान खान के लिए एक और सजा मुझे लग रहा है कि ये इस वक्त ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर तैयार है, बल्कि इमरान खान को इस सजा के लिए अपनी तैयारियां भी कर लेनी चाहिए, और 1-2 नए कंबल भी मंगवा लेने चाहिए ताकि उनको जेल के अंदर अब मजीद ठंड ना लगे। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।